हेलो फ्रेंड्स। आज हम द एविडेंस एक्ट 1872, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 31 टू 36 के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी लास्ट पार्ट में हमने सेक्शन 30 तक इसमें बताया। इसका 31 कहता है एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में स्टॉप। इसमें कहा गया है कि जो भी कोई स्टेटमेंट बयान दिया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, वो उसका एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं कि वहीं पर वो सिद्ध हो जाए। उसके बाद भी बहुत सारे मैटर्स फैक्ट बचते हैं, उनको जब कंप्लीट कर लिया जाएगा तभी वो ट्रू माना जाएगा। जैसे एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ of the matters admitted, but they may operate or estoppels under the provisions herein after contained। उसके जो भी कोई चीज, कोई बयान देने जाता, स्टेटमेंट करने जाता और उस चीज को वो यस बोल देता है, ओके बोल देता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये जरूरी नहीं कि उसने एक्सेप्ट बोला और वो प्रूफ हो गया। उसके बाद बहुत सारे रिलेवेंट चीजें बचती हैं। जब वो सब मैच कर ली जाती हैं तभी उस चीज को यस बोला जा सकता है। ये सेक्शन 31 बोलता है। सेक्शन 32 कहता है केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड एक्सेट्रा इज रिलेवेंट। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन 32 एंड 33 ये हर जगह पर प्रयोग होते हैं, लगभग लगभग ये प्रयोग होते हैं। इसमें कहा गया कि अगर कोई पर्सन जिसकी डेथ हो गई है या जो गायब हो गया है, मिल नहीं रहा, या जो ऐसी स्थिति में है कि स्टेटमेंट नहीं दे सकता, उसकी मानसिक स्थिति सोचने समझने की खत्म हो चुकी है, या कोई ऐसी स्थिति है कि वो बिल्कुल उठ करके जा ही नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसकी आवाज चली गई, या ऐसी स्थिति है कि वो देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, मतलब ऐसी परिस्थिति है कि वो अब स्टेटमेंट देने के काबिल नहीं है, लेकिन उसने उस स्थिति के पहले, उस वह व्यक्ति उस स्थिति के पहले यदि कोई स्टेटमेंट देता है, बयान देता है, और वह बयान अगर कोर्ट में पहुंच जाते हैं तो वो बयान उसके एडमिसिबल होंगे, रिलेवेंट होंगे। सपोज करते हैं कि कोई व्यक्ति एक मर गया, मार दिया गया, और मारने के पहले उसने एक लेटर लिख दिया, या कहीं पर उसने दीवार पर लिख दिया कि फला व्यक्ति ने मुझे मारा, या कोई लेटर लिख देता है कि मैं इस कारण से इसका मर रहा हूं, तो वो जो लेटर मिलता है, या वो जो दीवार पे लिखा, या वो जो तस्वीर पे लिखा है, वो जब इन्वेस्टिगेशन के दरमियान मिल जाता है तो वो उसका साक्ष्य सबूत होता है, वो उसका कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है। तो इनमें से कहा गया है कि जैसे पहला है व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, जब मृत्यु से संबंधित हो, अभी जैसे बताया कि दीवार पे लिख दिया, फोटो पे लिख दिया, लेटर पे लिख दिया, या व्हेन इट इज मेड इन कॉज ऑफ बिजनेस। बिजनेस जब कोई अपना कार्य कर रहा है, नौकरी कर रहा है या कोई कार्य कर रहा है, उस दरमियान उसने वो चीज लिख दिया। जैसे कि सपोज करते हैं कि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है और बच्चा पैदा हुआ, उसने अपनी डे बुक, जो उसकी डेली एंट्री बुक है, उसमें लिखा कि फला वुमेन का इस समय इतना वेट का और ये बच्चा इस समय पैदा हुआ जो लड़का है, और उसके बाद वो खत्म हो गया। तो जो उसके डेली बिजनेस बुक में, जो डेली कार्यवाही, जो डेली कार्य के बुक में लिखा हुआ होगा, वो उसका एविडेंस माना जाएगा। अगेंस्ट इंटरेस्ट, अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर। अब थर्ड कहा कि जो हम डेली बनाते हैं उन चीजों में। नेक्स्ट कहा
gives opinion as to public right or custom or materially, इसमें से कहा matters, इसमें से कहा कि जो चीजें हैं आप जनरल इंटरेस्ट जो मैटर्स बनते हैं, जो पब्लिक राइट है, जो उसके बारे में, जो कस्टम है, रीति रिवाज के बारे में, जो चीजें एक बार बन गई और वो व्यक्ति नहीं है लेकिन उसके बाद भी वो जो चीजें कंटिन्यू है, रूढ़ी बन गई हैं, वो उसकी मान्य होंगी और उसको माना जाएगा। आर रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस ऑफ ए रिलेशनशिप के बारे में, मान लेते हो कोई फादर है और उसने लिख दिया अपनी बुक में या जिस भी चीज में, लेटर में या वसीयत में या और किसी चीज में कि फला मेरा पुत्र है, तो वो भी उसका एडमिसिबल होगा, कोर्ट उसको मानेगी उस रिलेशनशिप को। मेड इन विल और डेट रिलेटिंग टू द फैमिली अफेयर्स, जो पारिवारिक संबंध में कोई अपनी वसीयत लिख जाता है या कोई अपना बुक लिखता है जीवन की, उसमें लिख जाता है, तो वो भी उसके एडमिसिबल होंगी। इन डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन मेंशन्ड इन सेक्शन 13 क्लोज, इसमें कहा गया कि जो ट्रांजेक्शन बुक है, जैसे सुनार है कोई और बही बनाता है और बही में ये लिख देता है कि ऐसा इनको इतना ग्राम सोना दिया गया, इसका ये कास्ट हुआ और इतना ये बकाया है या इतना पेमेंट किया गया, और उसके बाद वो मर जाता है, तो वो भी उसकी एडमिसिबल होगी। मेड बाय सेवरल पर्सन एंड एक्सपेंसेस एंड एक्सप्रेसेस फीलिंग रिलेवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन, बहुत सारे लोग एक चीज को बारे में बताते कि नहीं ऐसा था ऐसा था, अगर वो भी चीज आती है तो उसको एडमिसिबल कोर्ट मानेगी। तो इसमें कहा कि वो व्यक्ति जो अब बयान नहीं दे सकता लेकिन उसके पहले उसने वो चीज लिखा है, वो चीजें कहा है और वो चीजें उसने बताया है, ऐसी चीज पर लिखा जिसको प्रूफ माना जा सकता है, तो वो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी। इसमें बहुत सारी चीजें डेली बुक में आती रहती है, डेली जनरल हमारे देखने में आती रहती हैं, और ऐसी अगर चीजें आती हैं वो कोर्ट में हम पेश करते हैं तो वो कोर्ट उसको एडमिसिबल करेगा, कोर्ट उसको मानेगा। अब इसी बात को सेक्शन 13 में कहा गया, सेक्शन 33 में कहा, रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग द subsequent proceeding the truth of facts therein stands। इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति, इसको देख लेते, एविडेंस गिवन बाय ए विटनेस इन ए जुडिशियल प्रोसीडिंग और बिफोर एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू टेक इट इज रिलेवेंट फॉर द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग in a subsequent judicial proceeding or in a later stage of the same judicial proceeding the truth of the facts which it stated when the witnesses is dead or cannot be found or incapable of giving evidence or is kept out of the way of the adverse party, or if his presence cannot be obtained without an amount of delay or expense, which under the circumstances of the case the court considers unreasonably provided। अब इसमें प्रोवाइडेड क्या किया गया, इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति उस मैटर पर कोर्ट में पहले स्टेटमेंट दे चुका है और उसका जिरह हो चुकी, क्रॉस हो चुका उसका, और वो व्यक्ति क्रॉस होने के बाद में मृतक हो गया, मर गया वो व्यक्ति, या नहीं मिल रहा, या वो अब एविडेंस देने के काबिल नहीं बना रह गया, उसका याददाश्त खत्म हो गया। पहले तो इसमें कहा गया कि वो दे सकता है, वो भी है व्यक्ति, उसके द्वारा दिया जा रहा फर्स्ट केस में। अब इन्होंने कहा कि अगर वो उस केस में दे चुका है, देने के बाद में कोई व्यक्ति जब स्वस्थ था, हेल्दी था, और उसने अपना स्टेटमेंट दिया और दिया, उसका क्रॉस हो गया उस केस में और वो डेथ हो गया, या वो ऐसे ही स्थिति में आ गया कि अब स्टेटमेंट नहीं दे सकता या गायब हो गया, तो और दूसरा सेम मैटर से रिलेटेड उन्हीं उत्तराधिकारियों के बीच में फिर से एक मैटर स्टार्ट होता है, तो वो जो पहले केस में जो पहले उसने स्टेटमेंट दिया है, क्रॉस हुआ,
वो उसका एविडेंस इसमें काम आ सकता है, वो इसका एविडेंस इसमें लिया जाएगा कि उसमें वाला व्यक्ति जो गायब हो गया या जिसका डेथ हो गया उसने ये बोला था और ये स्टेटमेंट है क्रॉस में ये आया था, इसका ये प्रूव कर रहा, तो वो सेकंड केस जो उसके सक्सेसर उत्तराधिकारियों ने या उस मैटर से रिलेटेड सेकंड केस हुआ, उस केस में वो एविडेंस हो सकता है। लेकिन प्रोवाइडेड क्या कहा गया, that the proceeding was between the same parties or their representative in interest। या तो सेम पार्टियों के बीच में वही मैटर उठ गया हो दोबारा, या तो उसके जो उत्तराधिकारी हैं, या तो उसके द्वारा नामित व्यक्ति उसके एजेंट रिप्रेजेंटेटिव हो, वो हो, उनके बीच में अगर दोबारा वो मैटर उठता है तो जो पहले एविडेंस दिया जा चुका वो सेकंड में एविडेंस लिया जा सकता है। सेकंड कहा इन्होंने दैट द एडवर्स पार्टी इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग हैड द राइट टू अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिन। उसमें पहले वाले में उसको क्रॉस एग्जामिन हो चुका हो, ये कंपलसरी है। जैसे दिया क्रॉस एग्जामिन नहीं हुआ, अब वो तो उसका स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट के बाद में क्रॉस एग्जाम में उसकी सच्चाई आ जाती, इसलिए उन्होंने कहा कि उसका क्रॉस एग्जाम भी उसमें हुआ हो। और थर्ड कहा दैट द क्वेश्चन इन इश्यू वेयर सब्सटेंशियली द सेम इन द फर्स्ट एज इन द सेकेंड प्रोसीडिंग। अब इसमें एक लास्ट कहा कि क्वेश्चन जो उसके इश्यूज बने हो और इश्यूज में बने हो और उसमें सब्सटेंटिवली द सेम इन द फर्स्ट एंड द सेकंड प्रोसीडिंग, और उसके पहले सेकंड प्रोसीडिंग जो पहले हुई और जो सेकंड हो रही उसमें सेम प्रोसीडिंग हो। ऐसी स्थिति में जो पहले स्टेटमेंट दिया जा चुका है फर्स्ट केस में और अब वो नहीं है, वो सेकंड केस में एडमिसिबल होगा और प्रूफ एज ए एविडेंस के रूप में उसको हम ला सकते हैं। तो सेक्शन 32 एंड 33 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनते हैं। सेक्शन 34 में कहा एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंशन्ड इन ए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाज रिलेवेंट। इसमें कहा गया कि जो भी बही बना दिए गए, किताबें बनाई गई, अकाउंट बनाए गए और इलेक्ट्रॉनिक उनको क्या किया गया, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसी सीडी में, किसी मेमोरी में, किसी चीज में उनको रख लिया गया और वो जब व्यक्ति नहीं है उसको पेश किया जाता है, या वो व्यक्ति है जो पहले की एंट्रीज हैं उन एंट्रीज को वो कोर्ट में पेश करता है तो वो रिलेवेंट होंगी। अगर कोई हमने बताया कि जैसे कोई व्यक्ति है महाजन है, वो अपनी एंट्री करता है और एंट्री में महाजन जो देने जिसको दे रहा है उसका सिग्नेचर है और अपनी बही बुक को पेश करता है तो वो उसकी बही बुक एज ए एविडेंस मानी जाएगी। अब इसमें 35 में कहा रेलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड आर एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड इन प्रेफरेंस ऑफ ड्यूटी। जो कोई अपनी ड्यूटी के दरमियान कोई भी चीज उसको लिखा पढ़ी की है और या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में रखा है तो वो उसकी एविडेंस होगी। सपोज करते हैं कि एक नगर निगम में कोई जन्म प्रमाण पत्र के लिए गया और उसने जन्म प्रमाण पत्र बनवाया, वहां से आया जन्म प्रमाण पत्र, या कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और उसने अपनी जन्म तिथि और कब एडमिशन लिया, किस क्लास में लिया किया, तो वो कोर्ट उसके एडमिशन रिकॉर्ड को, एडमिशन रजिस्टर को या नगर निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण रजिस्टर को कोर्ट में मंगवा सकता है और वो उसके एविडेंस होंगे। ये सेक्शन 35 में कहा गया कि ऐसे होते हैं अक्सर, जैसे कोई नाबालिग बच्चा है उसके साथ में कुछ ऐसा हुआ तो वो उसकी जन्म तिथि प्रूव करने के लिए या किस एग्जाम में कब भर्ती हुआ स्कूल में कब क्या, उसके लिए उसके रजिस्टर को मंगवाता है, या नगर निगम से उसकी डेथ प्रूफ, उसकी मृत्यु या जन्म उसमें रिकॉर्ड है उसको बुक को मंगवा सकता है। ऐसे कुछ कोई भी रिकॉर्ड जो वो डेली अपने ड्यूटी के दरमियान वो डेली बुक में चढ़ाता है और उसको कोर्ट उसको मंगवा सकता है, ये सेक्शन 35 में कहा गया। अब सेक्शन 34 में
अब सेक्शन 35 में सेक्शन 36 कहता है रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट इन मैप्स चार्ट एंड प्लान्स। जो हमारे चार्ट हैं, मैप्स हैं या प्लान्स हैं जो बनाए गए, जिनको सरकार ने ऑथोराइज किया और प्रूव किया, वो प्लान्स, वो मैप्स जो पर पब्लिक में भी बिकते हैं, बाजारों में बिकते हैं, ऐसे मैप, ऐसे चार्ट जो सरकार ऑथोराइज कर चुकी है और वो प्रिंटेड हैं, तो वो मैप और चार्ट भी और जो प्लान्स बने हुए हैं वो प्लान भी कोर्ट में एज ए प्रूफ माने जाएंगे, ये सेक्शन 36 कहता है। तो इसमें से सेक्शन 31 टू 36 वेरी इजी और डेली यूज वाले चीजें हैं। हम क्या क्या चीजें कोर्ट में पेश कर सकते हैं और क्या क्या चीजें कोर्ट उनको मानेगी या नहीं मानेगी, वो चीजें इन सब सेक्शन 31 टू 36 के बारे में बताया गया। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 32 एंड 33, और ये जितने सेक्शन 34, 35, 36। अब इसमें से इन्हीं से रिलेटेड कुछ और सेक्शंस हैं जो 37 से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।